नमस्कार विद्यार्थियों, हम वाक्य विचार पर चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने वाक्य के अंग, वाक्य की परिभाषा और वाक्य के कितने भेद हैं इसके आधार पर चर्चा की थी। आज हम सबसे पहला भेद यानी प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य भेद पर चर्चा करेंगे। प्रयोग और संरचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा भेद होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य, यानी मिश्र भी कहते हैं और मिश्रित भी उसे ही कहते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य की परिभाषा देखिए। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो। बहुत सरल सी, छोटी सी, सुंदर सी परिभाषा है इसकी। यानी ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राम खाना खाता है। जब मैंने वाक्य के अंग आपको बताए थे तो दो अंग बताए थे, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। तो कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है, क्रिया को करने वाला ही उद्देश्य कहलाता है। तो यहाँ राम तो हो गया उद्देश्य, राम उद्देश्य है और राम के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है ये विधेय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। तो ये तो बहुत छोटा सा वाक्य है, सरल सा वाक्य है, सब समझ जाएंगे कि ये सरल वाक्य है। राम खाना खाता है कि एक उद्देश्य है और एक विधेय है। लेकिन कई बार लंबा वाक्य आ जाता है और लंबा आने पर घबरा जाते हैं कि इसको सरल कैसे कहें, ये तो बहुत बड़ा वाक्य है। वाक्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन यदि एक उद्देश्य और एक विधेय है तो वो सरल वाक्य की श्रेणी में आएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए, राम और श्याम। यहाँ कर्ता दो हैं लेकिन खाना खाते हैं, क्रिया एक कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को मिलाकर भी एक उद्देश्य बनता है। इसको एक उद्देश्य माना जाएगा क्योंकि दोनों एक ही क्रिया कर रहे हैं, समान क्रिया कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण देखिए, इससे और लंबा वाक्य आ गया, राम का मित्र श्याम। देखिए, राम का मित्र श्याम, यहाँ क्रिया को करने वाला कौन है? श्याम है। और ये श्याम का विस्तारक है, यानी श्याम की विशेषता बता रहा है कि श्याम है कौन। श्याम बहुत सारे हो सकते हैं, श्याम कोई भी हो सकता है और श्याम कृष्ण को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ राम का मित्र श्याम है। पर्टिकुलर किसी एक इंसान के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये श्याम कौन है? जो कि राम का मित्र है। तो ये एक ही उद्देश्य हुआ। चटपटा भोजन पसंद करता है, भोजन पसंद करने वाला, ये क्रिया और क्रिया का विस्तार है। ये सब ये एक ही विधेय है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अंतिम उदाहरण देखिए, यहाँ भी एक कर्ता था, यहाँ दो कर्ता थे, यहाँ कर्ता और बढ़ गए। कर्ता बहुवचन में है, कर्ता चाहे जितने हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ मोहन, सोहन और राहुल तीन कर्ता हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर क्या बनेंगे? एक उद्देश्य बनेगा, एक उद्देश्य कहलाएगा। क्यों कहलाएगा उसका कारण जान लीजिए। पढ़ व लिख रहे हैं, पढ़ने और लिखने की क्रिया तीनों कर रहे हैं। यानी राहुल भी पढ़ रहा है, सोहन भी पढ़ रहा है और मोहन भी पढ़ रहा है। उसी प्रकार से राहुल लिख भी रहा है, सोहन भी लिख रहा है और मोहन भी लिख रहा है। तो ये समान क्रियाएं तीनों कर्ता कर रहे हैं, इसलिए तीनों कर्ता को मिलाकर एक उद्देश्य माना जाएगा और दोनों क्रिया को मिलाकर एक विधेय माना जाएगा। यहां तक समझ में आया? प्रयोग व संरचना के आधार पर दूसरा वाक्य भेद देखिए, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा, जब दो स्वतंत्र या सरल वाक्य, और सरल वाक्य का आपको पता ही है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, और ऐसे वाक्य अपना पूर्ण अर्थ रखते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी पर आधारित नहीं होते, अन्य वाक्य पर आधारित नहीं होते हैं। जब दो स्वतंत्र या सरल वाक्य किसी योजक से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। क्या हुआ? सूर्योदय हुआ। तो सूर्य यहाँ कर्ता हो गया और
उसके बारे में, सूर्य के बारे में क्या हुआ कि वो उदय हुआ, ये इसका विधेय हो गया। यानी सूर्य उद्देश्य हो गया और उदय हुआ विधेय हो गया। ये स्वतंत्र वाक्य है। यदि आगे के वाक्य को हम हटा देते हैं तो भी ये वाक्य अपना पूर्ण अर्थ दे रहा है। फिर और से जुड़ गए हैं दोनों वाक्य और योजक आ गया है बीच में। पक्षी बोलने लगे, यहाँ पक्षी बोलने लगे, ये वाक्य भी अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है। ये इस पर डिपेंड नहीं है, इस पर आश्रित नहीं, यानी दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, दोनों अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। दोनों अलग करने पर सरल वाक्य की परिभाषा में आ जाते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखिए, आप चाय लोगे या कॉफी। अब यहाँ देखने में प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि आप चाय लोगे, ये तो सेंटेंस पूरा है, लेकिन सिर्फ कॉफी क्या सेंटेंस है, क्या वाक्य है, अपना अर्थ नहीं दे रहा। लेकिन ये वाक्य भी पूरा अर्थ दे रहा है। कैसे? आप चाय लोगे या कॉफी लोगे, ये अपने आप ही पूर्ण वाक्य बन जाता है या के बाद। तीसरा वाक्य देखिए, राम खाता है, फिर कॉमा, मोहन पढ़ता है व रोहन खेलता है। यहाँ तीन वाक्य हैं, तीनों ही सरल वाक्य हैं। देखिए, राम उद्देश्य हो गया, खाता है विधेय हो गया, यानी एक स्वतंत्र वाक्य सरल वाक्य ये बन गया। फिर कॉमा है, कॉमा का मतलब यहाँ कोई ना कोई योजक छिपा हुआ है, योजक के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। कॉमा भी योजक का काम करता है। मोहन पढ़ता है, इसमें मोहन उद्देश्य हो गया, पढ़ता है विधेय हो गया, और ये छोटा सा सरल वाक्य जो कि स्वतंत्र वाक्य भी है, ये हो गया। फिर वह योजक आ गया, और उसके बाद रोहन खेलता है, ये भी एक सरल वाक्य है जिसमें रोहन उद्देश्य है और खेलता है विधेय है, ये क्रिया है। तो इस तरह से तीन वाक्य जुड़े हैं, ये भी संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। अब योजक देखिए कौन कौन से हो सकते हैं संयुक्त वाक्य में। लेकिन, किंतु, परंतु, और, या, अथवा, तथा, एवं, व, बल्कि, अपितु आदि, ये योजक जोड़ने के काम आ सकते हैं। दो वाक्यों के, दो या दो से अधिक वाक्यों के बीच में आएंगे। क्लियर हुआ? तीसरा और अंतिम भेद देखिए, मिश्र या मिश्रित वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो एवं अन्य सभी आश्रित उपवाक्य हों। यानी एक प्रधान उपवाक्य होगा और उसके अतिरिक्त जितने भी उपवाक्य होंगे वो उस पर आश्रित होंगे, उस पर डिपेंड होंगे, वो अपना पूर्ण अर्थ नहीं रखते होंगे, वो स्वतंत्र नहीं होंगे। जैसे उदाहरण देखिए, अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश रहेगा। अध्यापक ने कहा, ये तो हो गया प्रधान उपवाक्य। देखिए, इसमें अध्यापक करता है यानी उद्देश्य है, और कहा क्रिया है यानी विधेय है। कर्ता हो गया और ये क्रिया हो गई, तो ये तो हो गया प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य। और अध्यापक ने क्या कहा? कल अवकाश रहेगा, ये की योजक से जुड़ा हुआ है, और कल अवकाश रहेगा ये इस पर आश्रित है। आश्रित क्यों है? अध्यापक ने कहा कि, इतना बोलते ही कि अध्यापक ने क्या कहा, ये इसकी पूर्ति करने वाला पूरक वाक्य के रूप में आ रहा है। देखिए, ये तो वाक्य का प्रकार हो गया कि ये मिश्र वाक्य है। एक चीज और इसमें जानने को, समझने को मिल रही है आपको, कि और की का प्रयोग जहां होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग इसको गलत लिखते हैं, बड़े बड़े लोग गलत लिखते हैं, बच्चों की तो बात ही छोड़िए आप। तो छोटी की यानी की का प्रयोग कहाँ होगा? कि जहां मिश्र वाक्य जुड़ते हैं, यानी पूरक वाक्य जहां जुड़ता है, यानी पहले वाक्य को कंप्लीट करने वाला वाक्य यदि बाद में जुड़ रहा है तो उन दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम छोटी की द्वारा किया जाता है। क्लियर हुआ? और बड़ी की कहाँ आएगी? जब दो चीजों का संबंध दर्शाया जाता है, एक ही वाक्य में दो चीजों का रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं, वहां बड़ी की का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे कि छोटी की कहाँ आएगी और बड़ी की कहाँ आएगी। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए। अब पहला उदाहरण आपने देखा, अब दूसरा देखिए। वह मेरा भाई है जिसने नीली कमीज पहनी है, यानी 4-6 लड़के खड़े हैं और उसमें भाई की विशेषता बताई जा रही है कि मेरा भाई कौन सा है? जिसने नीली कमीज पहनी है। तो वह मेरा भाई है, ये प्रधान उपवाक्य हो गया, और उसकी और भी विशेषता हो सकती थी, कुछ भी विशेषता हो सकती थी, इसलिए उसको आश्रित उपवाक्य कहेंगे। जिसने नीली कमीज पहनी है, जिसने
सफेद पैंट पहनी है, कुछ भी हो सकता था आगे। तीसरा वाक्य देखिए, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी रवाना हो गई। कॉमा है, योजक की जगह यहाँ कॉमा लगा हुआ है। कॉमा नहीं होता तो यहाँ योजक भी हो सकता था। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन या गाड़ी रवाना हो गई। तो वैसे ही का काम यहाँ कौन कर रहा है? कॉमा कर रहा है। क्लियर है? अब देखिए, आश्रित उपवाक्य के भी भेद होते हैं। क्योंकि प्रधान तो एक ही है तो उसके तो भेद होंगे नहीं। अब आश्रित में कितने भी हो सकते हैं तो इसलिए उनके भेद है। किस किस तरह के आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं? पहला प्रकार है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा प्रकार है विशेषण आश्रित उपवाक्य और तीसरा प्रकार है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखिए, जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होते हैं वो 99% यानी 99% की द्वारा जुड़े होते हैं। कई बार की लुप्त होता है और की जगह सिर्फ कॉमा भी लगा हुआ होता है, वो भी की का काम करता है और वो भी संज्ञा आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कल अवकाश रहेगा, तो ये भी संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। अब संज्ञा आश्रित की दो विशेषताएं हो गई, एक तो की से जुड़ा हुआ होगा और की से नहीं जुड़ा है तो कॉमा भी हो सकता है। और अगली विशेषता क्या हुई कि जो प्रधान उपवाक्य होता है उसका पूरक अगला उपवाक्य होता है, उसकी पूर्ति करने वाला होता है। दूसरा विशेषण आश्रित, इसमें जो प्रधान उपवाक्य होता है उसमें जो भी संज्ञा या सर्वनाम आता है उसकी विशेषता बताने वाला अगला वाक्य होता है, जो कि प्राय जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिन्हें, जितना, जिसका यानी ज वाले शब्द हैं, ये सारे ध्यान दीजिएगा, इनसे जुड़ा होता है वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे कि हमने दूसरा वाक्य देखा था, वह मेरा भाई है, भाई की विशेषताएं बताई जा रही है, जा से शुरू हुआ है। ये जो उपवाक्य हुआ है जा वाले शब्द से, जिसने शब्द से, इसमें लिखा हुआ होगा जिसने, देखिए इससे जुड़ा हुआ है और ये क्या हुआ? विशेषण आश्रित उपवाक्य हुआ। उसकी विशेषता बताई जा रही है, भाई कौन है? जिसके पास ऐसी कमीज है। क्लियर? अब तीसरा जो उपवाक्य का भेद है वो है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आप जानते हैं, क्रिया की जो विशेषता बताते हैं शब्द उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें प्रधान उपवाक्य की जो क्रिया होती है उसकी विशेषता अगला उपवाक्य बताता है, यानी आश्रित उपवाक्य बताता है। इसके वाचक शब्द होते हैं जैसे ही, वैसे ही, जिसका, उसका, जो ही, त्यों ही, यानी कंडीशनल वाक्य होते हैं। ये कार्य कारण वाले वाक्य होते हैं। जैसे तीसरा वाक्य देखिए, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी रवाना हो गई, या जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, कॉमा है जो वैसे ही का अर्थ दे रहा है, गाड़ी रवाना हो गई। पहुंचने के बाद ये क्रिया हुई। देखिए, पहुंचना क्रिया है, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, पहुंचते ही अगली क्रिया हुई, अगला वाक्य शुरू हो गया, आश्रित उपवाक्य शुरू हो गया, गाड़ी रवाना हो गई। क्लियर है? मैं उम्मीद करती हूँ आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।